हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन चैनल यूपीएससी सक्सेसफुल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा 2025 का। तो फाइनल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। देखो, जनवरी चल रहा है, अब मुश्किल से 4.5 महीने का टाइम बचा हुआ आपके पास। तो इस 5 महीने में आप क्या मतलब बेस्ट आउटपुट आप अपना दे सकते हैं, क्या आप किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं कि आपके चांसेस जो सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो लोग 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो लोग 2026 का उसके आगे का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने जो तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया, 4 स्टेजेस में। तो आपको ऐसा पहचानने में इजी होगा आप कौन से स्टेज में हो, और उस हिसाब से आप अपनी जो तैयारी है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी करते टाइम क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो कोई भी एक एक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती जो सब पे अप्लाई हो जाए। हर इंसान अलग है, हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान की कंडीशंस अलग है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में वो लोग हैं, उनका बैकग्राउंड सब कुछ अलग है। तो अगर हम एक ही हम स्ट्रेटेजी बनाएं सबके लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर इंसान के लिए स्ट्रेटेजी अपनी अलग होती है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ बेसिक्स बताने में, जिनके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तैयारी को जो है 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है, ध्यान रखना है आपको कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। लेस इज मोर, आपको कम से कम पढ़ना है। और कम से कम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ 2 पन्ने पढ़ के चले जाएं। कम से कम का मेरा मतलब ये है कि जितना सिलेबस में दिया हुआ है आप उसी पे स्टिक कीजिए। 10 किताबें मत कीजिए, एक ही किताब कीजिए। अगर आपको लगता है, जो कि है भी सही, कि मॉडर्न इंडिया में एनसीईआरटी इनफ है, मोरलेस आपका सारा काम निपटा देती है, तो आप फिर एक और कोई मोटी किताब में के चक्कर में पढ़ के टाइम खराब मत कीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कि कोचिंग के छोटे मोटे नोट्स पढ़ लीजिए, आपका काम दोनों हो जाएगा, प्रीलिम्स का भी हो जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा। उससे बाहर जाना फिर बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। फिर उसके अलावा कुछ पढ़ना, फिर अपना टाइम खराब करने वाली बात है। तो क्या ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तैयारी आपको अपनी जो रखनी है वो इस तरीके से करनी है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा पढ़ लें कि उसको रिवाइज करना ही बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आ जाते हैं हम 4 स्टेजेस पर आ जाते हैं। देखो, ये जो 4 स्टेजेस हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली स्टेज तो ये है, जैसे भी जनवरी चल रहा है, आपके एग्जाम के लगभग 5 महीने बचे हैं, 5 से कम ही। तो अगर आपके एग्जाम के 5 से 6 महीने से ज्यादा टाइम बचा है, 5 महीने से ज्यादा टाइम बचा है, 5 महीने से ज्यादा टाइम अगर बचा हुआ है आपके पास 5 महीने, तो आपको क्या करना है। ये हमारा पहला स्टेज है, ये हमारी स्टेज 1 है। 5 महीने से ज्यादा का टाइम, 1 साल है, 8 महीने है, 10 महीने है। तो आपको चीजों को थोड़ली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, उन पर ध्यान देना है। और आप मेंस के टॉपिक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, अपने ऑप्शनल पे भी ध्यान दे सकते हैं, आप पेपर 4 पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 5 महीने से ज्यादा टाइम है। तो ये हमारा पहला फेज है। इसके बारे में मैं थोड़ी पूरा वीडियो बनाऊंगा इस फाइनल 4 फेजेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा डरा दे रहा हूँ कि अब आपको अगले 5 महीने में क्या करना है। लेकिन आपके पास अभी इतना टाइम है नहीं, तो आपको ऑप्शनल जितना हो सके कम से कम पढ़ना है। ऑप्शनल जितना हो सके आपको कम से कम पढ़ना है। ऑप्शनल में हो सके तो वो चीजें पढ़िए जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगी। मान लीजिए मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैं उसमें वो टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे जीएस में काम आते हैं। वो भी अगर आपको बहुत जरूरी लगे तो, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब जितना पढ़ लिया ठीक है, आपने अगर कवर किया है तो उसको रिवाइज करते चलिए। दिन में कभी आधा घंटा देख लीजिए, हफ्ते में एक बार एक दो आंसर लिख लीजिए, 3 4 आंसर लिख लीजिए। ठीक है, संडे को बैठ के लिख लिया, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके कम से कम पढ़िए ऐसी चीजें जो प्रीलिम्स में नहीं आने वाली है। अगर आपको मेंस का कुछ पढ़ना भी है तो वही पढ़िए जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करने वाला है। ये बहुत ही सटीक तरीका है, आपका इससे सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कि हमारे पास लगभग मोटे मोटे 5 महीने बचे हुए हैं। तो इन 5 महीने, तो पहली स्टेज तो होगी 5 महीने से ज्यादा, उसमें तो हमें मेंस पे ज्यादा फोकस करना है। और प्रीलिम्स की जो चीजें जो है उनको भी हमें बहुत ही थोड़ली पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, ताकि हम अच्छे से समझ समझ के पढ़ना है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। स्टेज सेकंड, थर्ड और फोर्थ, स्टेज सेकंड में हम जनवरी, फरवरी और मार्च ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज तो हो गई हमारी, वो तो मेंस, उसमें तो मेंस पे ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड स्टेज में हम अप्रैल ले लेते हैं,
और ये हमारा मई हो गया। मई के जो 20-25 दिन है वो हो गए, या एक महीना मान लेते हैं, लास्ट का जो एक महीना होता है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है? इसमें देखो, मैं मान के चलता हूँ कि फर्स्ट फेज में आपने एनसीईआरटी सारी पढ़ ली है। प्रीलिम्स से जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, जैसे लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी थी पॉलिटी के लिए, या कोई भी अदर कोई बुक थी, जैसे कि इकोनॉमी में आपको संजीव वर्मा कोई भी किताब पढ़नी, तो वो आपने पढ़ चुके हैं, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आपको उन सब चीजों का रिवीजन करना है अच्छे से। जो आपके मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 4-5 सब्जेक्ट हैं जो जिन पे फोकस आपको करना होता है। कौन कौन से? एक तो हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, और एक हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा? साइंस एंड टेक हो गया, और हमारा करंट अफेयर्स तो है ही। तो ये 1 2 3 4 5 6 मेजर, ये 6 चीजें ही आपको करनी है मेजरली। बाकी तो सब आती जाती रहती है, बाकी सब पीवाईक्यू से भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज से भी हो जाएगा। मेजरली यही 6 चीज करनी है आपको। अब इसमें भी 3 चीजें तो ऐसी है, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये तो सारा का सारा 80% जो मामला है इसमें करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है। साइंस एंड टेक और इकोनॉमी में भी आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, पेपर करंट अफेयर्स से आना है। ठीक है, स्टैटिक कंसेप्ट जो आता भी है तो बेसिक कंसेप्ट आता है, जो एनसीईआरटी या किसी शॉर्ट नोट्स वगैरह पे हो जाएगा, लेकिन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो मेजरली तो 80% इसमें भी करंट ही है। अब क्या बचे? ये 4 सब्जेक्ट बचे हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और प्लस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को मैंने ज्योग्राफी में रख दिया, और हमारी पॉलिटी बचे। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको इनकी थोरली रिवीजन करनी है 3 महीने के अंदर। थोड़ा अच्छे से रिवीजन का मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है। उसमें से उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी उसके सॉल्व करने हैं। हो सके तो आंसर राइटिंग भी कीजिए, और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी बार बार पूछता है उनको निकाल कर लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। समझ आ गए? शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो यही चीज आपको फिर आगे काम आने वाली है, क्योंकि आगे लास्ट वाले महीने में आपके पास पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं होगा। या तो आपने किताब 10 बार पढ़ी हुई है, आपको फिंगर टिप्स है, तो अलग चीज है, लेकिन पूरी किताब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा। आपको वही शॉर्ट नोट्स जो होंगे आपके काम आएंगे। समझ आया? तो ध्यान क्या करना है, इन 3 महीने में आपको थोरोली रिवीजन इन सब चीजों की कर लेनी है, ताकि अब सब चीजें आपको याद हो जाए, अब आपको दोबारा वापस ना जाना पड़े। तो जनवरी फरवरी में आपको ये करना है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जब मैं ये बोलता तो कोई ना कोई बच्चा हाथ खड़ा कर देता और पूछ लेता कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, यहाँ पे आपने जो बताई है स्ट्रेटेजी में। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन भी मुझे ही करना और सवाल का जवाब भी मुझे ही देना है। आपके क्वेश्चन भी मुझे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आएगा वो ये आएगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है, या बिल्कुल भी उन्होंने नहीं पढ़ा है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक सब्जेक्ट हमारा छूट ही जाता है, किसी का वीक होता है, कोई किसी का टाइम नहीं मिल पाता, कोई लेट तैयारी स्टार्ट की किसी वजह से, या कुछ भी हो सकता है, तो एक आधा सब्जेक्ट उनकी ग्रिप नहीं होती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम को सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं, अगर 5 महीने से ज्यादा का टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। लेकिन अगर आपके एग्जाम को सिर्फ 5 महीने बचे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा एक बुक पढ़िए। समझ रहे हो? मैं नहीं कहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं नहीं कहूंगा कि अब आप 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, आप लक्ष्मीकांत उठा लो, वो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे उस सब्जेक्ट के लिए, कोई आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ही अनटच्ड अगर सब्जेक्ट लेकिन करके जाना है, तो उस सब्जेक्ट में आप क्या कर लो, आप उसके पीवाईक्यूज देख लो। एनसीईआरटी मान के चलो आपने पढ़ी ही होगी, थोड़ी बहुत देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो देख लो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलते हैं? जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको छांटने हैं और उनको थोड़ी पढ़ना है। उनको आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो, नोट्स से ही पढ़ सकते हो। कोई कोचिंग के आपको अगर क्रिस्पी नोट्स या शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उनसे भी पढ़ सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो आप ये करोगे तो इससे ये होगा कि मानो आप 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन आप कर लोगे, 3-4 कर लोगे, 3 कर लोगे, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है 3-4 कर लोगे, थोड़ा इजी टू मॉडरेट है तो 4-5 कर लोगे। ठीक है, 8 के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में ये 4-5 भी चले जाएं। उससे अच्छा होगा
कि जो सब्जेक्ट आपकी ग्रिप है उन पे ज़्यादा फोकस करो, उनसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपकी तैयारी ठीक से नहीं है, किसी सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप नहीं है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, समझ आया? अब हम आ जाते हैं, इस पर हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अभी ये सब कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, हाउ टू बैलेंस में। ये सब करना तो है, हिस्ट्री करनी, ज्योग्राफी करनी, पॉलिटी करनी है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है। मैं आपको बताऊं क्या आता है। बच्चे क्या पूछेंगे कि सर हिस्ट्री मैंने खत्म करी, ज्योग्राफी स्टार्ट करी, मैं हिस्ट्री भूल गया। कोई बात नहीं, फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी, अब ज्योग्राफी भी भूल गया, अब मैं इकोनॉमी पे आ गया, तो ये तीनों पढ़ के भूल चुका हूं, क्या करूं। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब आपको आ जाना है अप्रैल में। अप्रैल में आपको कोई कुछ नहीं करना है। अप्रैल में आपको यही काम जो आपने 3 महीने में किया अच्छे से, वही काम आपको 1 महीने के अंदर खत्म करना है। सॉरी, यही काम आपको 1 महीने के अंदर खत्म करना है। आपको अच्छे से रिवीजन करनी है। अगर आपके एग्जाम को 5 महीने बचे हुए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप कम से कम 8 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे, 6 से 8 घंटे। यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा आपको अप्रैल का। मई में तो फिर आपको 12 से 14 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे? तो अप्रैल में आपको क्या करना है, अप्रैल में आपको यही काम 1 महीने सारा आपको फिर दोबारा रिवाइज करना है। जितना करंट हो चुका है वो रिवाइज करना है, करंट आ चुका है, जो भी आपका साइंस एंड टेक्निकल टॉपिक्स है वो रिवाइज करने हैं, इकोनॉमी का आपको रिवाइज करना है, पॉलिटी रिवाइज करनी है, हिस्ट्री रिवाइज करनी है, सब कुछ रिवाइज करनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लोगे इस टाइम पे, इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो अप्रैल में आप कॉन्कोर कर पाओगे अपने सिलेबस को अच्छे से, आसानी से। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा एग्जाम की तरफ, उतना आपको अपना बर्डन रिलीज करना है, कम करना है, बढ़ाना नहीं है। यहाँ तक आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे थे, अब अगर आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, या बुक्स में जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वही आपने पहले लिख रखे हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मुझे बुक में पढ़ने हैं, बाकी सब मेरा हो गया, तो आपको अप्रैल में ईजी रहेगा। मई में फिर आपको उसमें से भी फिल्टर कर लेना है, क्योंकि मई में आपको 2 रिवीजन करनी है कम से कम, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अप्रैल में मैं ये कह रहा हूं कि ये जो काम आपने 3 महीने में किया था, इसी को फिर दोबारा रिवाइज करना है अप्रैल में। तो एक समस्या तो वो सॉल्व हो जाएगी कि आप हिस्ट्री भूल गए थे, ज्योग्राफी भूल गए, पॉलिटी भूल गए थे, उसका भी थोड़ा बहुत तो आपको वो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो उसमें हेल्प मिलेगी। बाकी जो क्या पूरा कैसे होगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको बैलेंस करने में। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आपकी रिवीजन। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको 4 से 5 बार तो रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी, कम से कम। तो एक बार तो आपकी इन 3 महीने में हो गई, एक बार आपकी अप्रैल में हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ पे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ साथ उसके पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर रहे हैं, कोचिंग के नोट्स भी कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से आपकी रिवीजन ही हो रही है ना। तो रिवीजन आपकी ज़्यादा बार मैं करवा दूंगा। कैसे? अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको पता भी चलेगा, आपकी 6 से ज़्यादा बार रिवीजन हो जाएगी। बताऊंगा अभी। अप्रैल आ गया, अप्रैल में आपने खत्म कर लिया, अब आपकी 2 रिवीजन अच्छे से हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से, आप तैयार हैं। अब आपके एग्जाम के 20 से 25 दिन या 1 महीना बचा हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मई को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अप्रैल में आपको वो रिवीजन तो करनी है, साथ में एक काम और भी करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि जिन पे मतलब ग्रिप तो है, पढ़ा है, लेकिन उतना अच्छे से हमारे वो नहीं हो पाते, हम उसमें उतना अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, आउटपुट नहीं मिल पा रहा। हमने पढ़ा तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हमारे। उन सब्जेक्ट पे ध्यान देने का भी यही टाइम है अप्रैल। मई के लिए मत छोड़ देना, पहले बता रहा हूँ। मई में तो जो छूट गया वो छूट ही गया, वो फिर कभी नहीं आना, वो फिर अगले साल ही आएगा। यही टाइम है, अगर इसमें आप कर लोगे तो कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे। देखो, एक बार तो आपने वो सब्जेक्ट वो टॉपिक यहाँ पढ़ लिया होगा, यहाँ पे क्या करना, बाकी सब चीजें अगर आपने यहाँ पे अच्छे से की हैं तो बाकी सब चीजें आपके यहाँ पे इजीली हो जाएंगी, शॉर्ट नोट से या जैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, जो भी है, जो आपका रह गया है, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, 1 घंटा उसको ही दे देना फालतू रोज। तो आपका यहाँ पे अप्रैल में वो चीज भी क्लियर आपको करनी है। ठीक है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से मेहनत करी है। देखो, यहाँ पे अच्छे 5 महीने से पहले अच्छे मेहनत करोगे तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, यहाँ पे अच्छे से मेहनत करोगे तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, और यहाँ पे कम टाइम अच्छे से मेहनत करोगे तो यहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा, और अगर यहाँ पे अच्छे से मेहनत करोगे
तो 25 जब हमारा एग्जाम होना है जिस दिन भी, उस दिन बहुत अच्छे से पेपर जाना, हलवा होना एकदम, ये बात ध्यान रखते रहना, ठीक है। कोई भी स्टेप आप मिस करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात है, अगर आप मान लो अगर आप वीडियो ये देखते हो मेरी मार्च में देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये यहाँ से ही ये प्रॉब्लम है ये आपको उठा लेना, आपको 1 महीने के अंदर रिवीजन करनी है। कैसे करनी है रिवीजन मैं आपको बता चुका हूँ, PYQs उठा लेने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेने हैं, किसी कोचिंग के नोट्स देख लो, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है पहले तो उनको अच्छे रिवाइज कर लो, अंडरलाइन किया हुआ उनको रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ रखी तो अब मत पढ़ना मोटी एनसीईआरटी, मार्च में अप्रैल में मत पढ़ना, मैं ये कह रहा हूँ, तब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका अप्रैल में हो गया, अप्रैल में आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मई में उठा लेना, मई में आप क्या करना है तो आप फिर मई वाली स्ट्रेटेजी उठा लेना, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, जो पानी निकल गया उसके पीछे मत भागना, अब आपको ध्यान रखना आगे करना है। अब मई में क्या करना है, मई में आपके 25 दिन हम मान लेते हैं अभी, तो इसको 2 उसमें डिवाइड कर देते हैं, 2 हफ्ते 14 दिन एक और 7 दिन एक, 25 तारीख तो गई ही, ठीक है। एक रिवीजन आपको इन 14 दिन में खत्म करनी है, यही काम जो आपने 1 महीने में किया था ये अब आपको 14 डेज में खत्म करना है। अगर आप मेरी वीडियो अप्रैल के एंड में देख रहे हो तो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस तो निपट ही चुका होगा, मैं मान के चलता हूँ, नहीं निपटा होगा तो वही जो मैंने बोला था PYQs वगैरह वो सब आपको 14 दिन में खत्म कर देना है सारा, ताकि आप 40 to 50% क्वेश्चन वहां पे कर पाओ, अच्छे से कर पाओ। बाकी तो फिर आपके अपनी खुद की टैलेंट के ऊपर, आपने कुछ पहले भी पढ़ा होगा, है ना। ये आप 14 दिन में आपको खत्म कर देना है सारा का सारा सामान। करना कैसे है, हिस्ट्री कैसे करनी है, पॉलिटी कैसे करनी है, सीसेट कैसे करना है, साथ साथ करंट भी करना है, वो सब मैं बताने वाला हूँ, अभी यहाँ पे बताऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास बचेंगे 7 दिन या 6 दिन, मान लो 1 दिन का ब्रेक ले लेना, मत लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही काम फिर आपको अब जो आपने यहाँ पे 14 दिन में किया था वही काम आपको 7 दिन में करना है, और ट्रस्ट भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 14 दिन में एक बार रिवीजन करोगे तो अगली रिवीजन आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि इन 14 डेज में भी कुछ ना कुछ तो आप ऐसा होगा ना, बहुत सी चीजें आपको ऐसी आएंगी कि अब वो आपको पढ़नी नहीं है, वो आपको फिंगर टिप्स पे रिवाइज हो चुकी हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। आप ये फिल्टर कर पाओगे, अगर आप यहाँ पे एक बार रिवीजन करोगे तो आप ये फिल्टर कर पाओगे कौन सी चीजें मुझे याद नहीं हो रही हैं या कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब 7 दिन में से उन्हीं को पढ़ना है जो आपको याद नहीं रहती हैं या जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे वो फिंगर टिप्स से है तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है, अभी मत पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। जो आपने मॉक टेस्ट पहले लगाए उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं को देख लेना है। जो आपने PYQs किए हैं उनमें आपने देखा होगा जो नहीं हो रहे हैं वो करने हैं, जो हो रहे हैं उनको छोड़ दो, वो तो हो गया, है ना। जो नहीं हो रहे उनको उनको याद करो, उन टॉपिक्स को देखो, तो 7 दिन में आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ आप इन 14 दिन में अगर आपने ये रिवीजन कर ली तो 7 दिन वाली आपकी बहुत अच्छे से होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा। अब देखो, एक रिवीजन यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, 2 रिवीजन मई में हो गई, 4 रिवीजन तो हमारी स्ट्रेटेजी से बाय डिफॉल्ट हो रही है, लेकिन हमें रिवीजन इससे ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं, पहले इस पे आते हैं कि चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, क्यों नहीं करना है। किसी ने आपको, अब एग्जाम का मान लीजिए 15 दिन बचे, 1 महीना बचा है, किसी ने आपको बताया कि यार एक मोटी सी बुक किताब आती है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा मत करना। जो सोर्स आपने बनाया हुआ है, अपना पहले से डिसाइड किया हुआ है, उसी को पढ़ो। और जब सोर्स आप डिसाइड कर रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि सोर्स जो छोटे से छोटा हो। मतलब छोटे छोटे का मतलब, अगर आपका एनसीईआरटी से काम चल रहा है तो आप फिर उसके साथ स्टैंडर्ड बुक में पढ़ना। अगर आपको लग रहा है आप 10 में से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर पा रहे हो एनसीईआरटी पढ़ के, तो आप फिर एडिशनल उन 2-3 क्वेश्चन के पीछे कभी मत मांगना, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन बने ही इसलिए वो किसी से सॉल्व नहीं होने। समझ रहे हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 100 में से 100 क्वेश्चन सही करके आए जिसको आते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाले ही इसलिए जाते हैं 20-30% क्वेश्चन के बच्चों को गुमराह करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए, कि वो आपको छूने ही नहीं होते हैं। जब पेपर इजी होता है तो उन क्वेश्चंस की जो वो क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए जाते हैं, जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो वो क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कि एक्स्ट्रा आ गए, जो कि आपको छूने ही नहीं थे, तो उस चीज का कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, कट ऑफ भी उतनी कम जाएगी। आप ये मत सोचना कि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 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 सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, सभी ने कम अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूपीपीसी 2025-24 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर बहुत डिफिकल्ट आया। किसी बच्चे ने, बहुत कम बच्चों ने 100, पहले क्या होता था बच्चे 130-30 40-40 क्वेश्चन सही करके आते थे, सही का मतलब अटेम्प्ट करके आते थे, जिनमें से उनके 120-25 सही भी होते थे। लेकिन अब की बार तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने
115 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इस बार शायद कट ऑफ भी कम जाएगी। तो पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ भी कम आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहा। अगर सबके लिए 10 क्वेश्चन छूटे तो आपके छूटे तो सबके छूटेंगे, सिर्फ आपके नहीं छूट रहे। ठीक है, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अपने सोर्स जो कम से कम रखना है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो पॉइंट्स हैं सिलेबस में वो सारे आपको पता होने चाहिए उनके बारे में, उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एक्सपेक्ट्स आपके कवर होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे ज़रा कुछ करोगे तो फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। बस देखो, साफ सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम आ जाते हैं हाउ टू बैलेंस पे, कि बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। फर्स्ट फेज में आपको कैसे करना था, सेकंड फेज में आपको रिवीजन करना था। ठीक है, सेकंड फेज में आपको 4 सब्जेक्ट मेजर हैं वो करने थे। ठीक है, लेकिन ये सब आपको बैलेंस कैसे करना है, क्या मतलब, मैंने बताया कि मेजरली 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स जिन पर आपको फोकस करना है। लेकिन वो 6 सब्जेक्ट के साथ सीसेट भी तो है, करंट भी तो है। चलो करंट तो मान लिया 6 में आ गया, लेकिन करना तो है ही ना। आंसर राइटिंग भी तो करनी है, ऑप्शनल नहीं पढ़ना है क्या, ऑप्शनल भी देखना है और प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस में फिर पीवाईक्यूज भी आ गए, आगे के नहीं आगे, ये सब चीजें आप बैलेंस कैसे करने वाले हैं। तो देखो, मैं मान के चलता हूं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो। पहली बात तो ये है कि 8 घंटे में से आप 70% टाइम जो आप अपना स्टैटिक को दे दो। मतलब 8 घंटे में से आप 5 घंटे आप स्टैटिक को दे दो, 5 घंटे आपके स्टैटिक में चले गए, हो गया। 5 घंटे के बाद, अब देखो, अगर आपका सीसेट बहुत ज्यादा वीक है तो आपको सीसेट को 1 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सीसेट ठीक है तो ठीक है, आप आधा घंटा भी दे सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी सीसेट पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं डेली पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप सीसेट निकाल लोगे, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो फिर तो आप हफ्ते में 1 या 2, पहली बात तो हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट लगा लो या डेली आधा घंटा दे दो। सीसेट को कैसे बैलेंस करना, कितना टाइम देना है आपको, 15 मिनट डेली देने हैं, आधा घंटा डेली देना है, 1 घंटा डेली देना है, या हफ्ते में आपको एक ही टेस्ट लगाना है, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है सीसेट के लिए, उसमें आप जाके देखो। उसमें आपको पता चलेगा कि आप खुद को इवेल्यूएट कैसे कर पाओगे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितनी पढ़ाई करनी है, पूरा आपको लिख पाएगा। आपको इवेल्यूशन भी मिल जाएगी और उस इवेल्यूशन के हिसाब से सोल्यूशन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं हम आधा घंटा 1 घंटा मान लेते हैं, आधे से 1 घंटा आप सीसेट को दे दो, 1 से 1.5 घंटा आप पीवाईक्यूज और मॉक्स को दे दो। कितने हो गए, 2 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए हमारे, 1 घंटा बचा, 1 घंटे में आप आंसर राइटिंग कर लो। आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो मैंने आपको बताया 6 मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और एक हमारा करंट अफेयर्स। ये हो गए 6 सब्जेक्ट। हिस्ट्री आपने खत्म किया, आप ज्योग्राफी भूल गए, आपने ज्योग्राफी स्टार्ट की, आप हिस्ट्री भूल गए, सॉरी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री को छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी के स्टार्टिंग में हिस्ट्री पढ़ी थी तो अब आप सीधा अप्रैल में जाके हिस्ट्री पढ़ोगे, नहीं। ये 5 घंटे में आपको आधा घंटा हिस्ट्री भी रिवाइज करनी है। अब वो आप पीवाईक्यूज के थ्रू कर लोगे, वो भी आप कर सकते हो, उसमें आप पीवाईक्यूज देख लो। आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो हिस्ट्री के ऊपर एक उसी 5 घंटे में। तो आपका टाइम मैनेजमेंट करना आपके ऊपर है, फिर आपका ये घंटा 1 घंटा बच जाएगा। अगर आप मान लो आपने 5 घंटे पहले 1 से 15 जनवरी तक आपने 5 घंटा डेली हिस्ट्री पढ़ी, 16 से 30 या 31 जनवरी तक अब आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी है वो 4 घंटे पढ़नी है। ज्योग्राफी आपको 4 घंटे पढ़नी है प्लस 1 घंटा में आपको हिस्ट्री रिवाइज करनी है। समझ रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है और आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है। इसमें आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, अगर आपने उस 15 दिन में नहीं किए हैं आप एक आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप अगर पूरे दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका उतना मतलब जो होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यूपीएससी में जीएस आती है,
जीके नहीं आती। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, हिस्ट्री के बारे में बताओ, पॉलिटी के बारे में बताओ, ज्योग्राफी के बारे में बताओ। नहीं, ये होती जीके। लेकिन हमारे यूपीएससी में जीके आती, जीएस आती है। साइंस एंड टेक में अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस एंड टेक में पूछ रहा है कि स्पेस में रिसर्च क्यों जरूरी है जब देश इतना गरीब है। अब ये क्वेश्चन साइंस का है, टेक का है या इकोनॉमी का है, पता चल सकता है आपको। रिमोट सेंसिंग एंड फ्लड्स। रिमोट सेंसिंग से आप क्या करते हो? अर्थ का मैपिंग करते हो, जमीन के बारे में देखते हो। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, स्पेस का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, कैसे है? सब सब्जेक्ट इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। अब सपोज कीजिए आपने 31 जनवरी तक ये किया, अब फरवरी में जो 1 से 15 फरवरी तक आपने पॉलिटी स्टार्ट की, 4 घंटा पॉलिटी पढ़ो प्लस 1 घंटा अब आओ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट रिवाइज करोगे। ऐसे ये साइकिल घूमती जाएगी। फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना हिस्ट्री में लास्ट वाले 1 घंटा में, है ना? तो क्या होगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है। आप एक साथ सारे काम कर रहे हो, आप एक साथ रिवीजन भी कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, आप पीवाई क्यूज भी देख रहे हो, आप सीसेट भी कर रहे हो और करंट अफेयर्स भी कर रहे हो। ठीक है, 1 घंटा यहाँ करंट अफेयर्स का वो डाल दो, ये 5 कर दो, 5 के 4 कर दो, 1 घंटा करंट अफेयर्स का डाल दो। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे करना वही बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, सीसेट की समस्या भी सोल्व हो गई। हम कर रहे हैं। कितना टाइम देना आपको सीसेट को वो मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, उसमें आपको देखना। करंट अफेयर्स की समस्या भी सोल्व होगी, वो भी 1 घंटा डेली आप दे ही रहे हो। 1 घंटा देना 5 महीने के लिए बहुत ज्यादा, करंट अफेयर्स के लिए आराम से हो जाएगा। ऑप्शनल, ऑप्शनल का देखो ऐसा है कि अगर आपका ऑप्शनल में कुछ पार्ट बचा हुआ है तो आप जनवरी तक या फरवरी के स्टार्टिंग तक उसको खत्म कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ चलो खत्म कर लेता हूँ, इतना छोड़ना ठीक नहीं है तो कर लो, नहीं तो अगर ऑप्शनल छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको आंसर राइटिंग करनी ही है, जीएस में इतने सारे टॉपिक्स उनमें कर लो, जरूरी ऑप्शनल में करनी है। अभी रिस्क क्यों लेना? या तो आपने पहले भी मेंस लिखा हुआ हो, आपकी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा ग्रिप हो तो अलग बात है। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो रिस्क मत लो। ठीक है, करनी है आंसर राइटिंग, लेकिन जो टॉपिक सारे हैं प्रीलिम्स में उन पे करो ना, इसको बाद में देख लेना। मॉक के लिए भी हमें टाइम मिल गया, पीवाई के लिए भी हमें टाइम मिल गया, कहीं ना कहीं से निकल ही रहा है टाइम। और पढ़ना वही 8 घंटे 9 घंटे उस तरह। अभी तो नहीं पढ़ना, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। जनवरी में 8 घंटे पढ़ो, फरवरी 9 घंटे कर दो। ऐसी चीजें टाइम बढ़ाते हो, स्टैटिक का टाइम बढ़ा दो। ठीक है, मॉक टेस्ट का भी हो गया। समझ आ गया यहाँ तक? तो आपकी मोरलेस सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे बस एक चीज बचती है कि जब आपने 5 महीने पढ़ा है, अगर आपके 5 महीने से ज्यादा टाइम है आपके पास तो आपको करंट कैसे करना है, और अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको करंट कैसे करना है। देखो साफ सीधी बात है, अगर आपके पास 5 महीने से ज्यादा टाइम है, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप हर महीने अपना न्यूज़पेपर देखो, मैगजीन जो आती है स्टैंडर्ड मैगजीन देखो, उनसे नोट्स वगैरह बनाओ, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, काम ही आएगा आपके। लेकिन आपके पास अब कम टाइम है तो फिर आप क्या करो, अगर आपके पास मान लो अभी जनवरी है, आप क्या करो, पिछले 6 महीने की नवंबर या दिसंबर से, नवंबर से उठा लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का तो आएगा नहीं, 1 महीना वाले पेपर बन जाता है। ठीक है, तो 6 महीने की कोई भी मंथली मैगजीन उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, साथ में कोई ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लेना ताकि कुछ छूट गया हो तो कवर हो जाएगा, उसको देख लेना। तो आपका ये होगा कि उससे करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, उससे आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आपके पास 2 ही महीने का समय बचा हुआ है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो आपको ईयरली कंपाइलेशन ही देखनी पड़ेगी। वही देख लेना, ईयरली कंपाइलेशन किसी का भी देख लेना, मैं ये नाम नहीं ले रहा, जो भी आपको ठीक लगे वही देख लेना, उसी से फिर करना पड़ेगा आपको, हो भी जाएगा। मान लीजिए फिर आपको स्टैटिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, आपका टाइम है नहीं तो आप करोगे क्या? तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिसर्च खुद से करो। मतलब रिसर्च का मतलब 1 घंटा डेली भी दोगे तो भी आपका करंट अफेयर्स का काम 1 साल तक 1 घंटा डेली बहुत होता है। ठीक है, 5 महीने भी 1 घंटा डेली दोगे तो आपका ये है कि मैगजीन वगैरह फिर आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको पका पका मिल रहा है, तो वो मैगजीन वगैरह आपको मिल रही है तो आपका उससे काम हो जाएगा। और 2 महीने बचे हैं तो फिर तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, फिर तो आपको ईयरली कंपाइलेशन कोई भी उठा के देख लो, या कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो रहे हैं तो वो देख लो, 5-6 महीने का करंट उससे कर लो, वो भी आपके काम आ जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने स्ट्रेटजी से रिलेटेड सारे मुद्दे यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। फिर भी आपको अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा उसको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, जैसे भी सूटेबल होगा, जो भी अच्छा लगेगा आपके लिए ठीक होगा वो कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को यही खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।